मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। अगर भारत को शांति चाहिए कश्मीर की वैली में, तो दिल्ली उत्तर देना सीखे इजराइल की शैली में। नमस्कार, जनहित में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मेरी मौजूदगी है। जिस जमीन पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया जिसने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। हिंदुओं का नरसंहार जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भारत की ओर से कई बार पाकिस्तान को समझाया गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वैसे आपको यह भी बताते चले कि एक वक्त पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी समझाया था, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके बाद उनकी ओर से कहा गया था, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, ये रण बड़ा भीषण होगा। मुझे पता है जो बात मैं कहने जा रही हूं, उसके बाद अमन की आशा वाले तमाम बौद्धिक लोग जो मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरते हैं, वो मुझे ट्रोल करेंगे। मुझे यह भी पता है कि अलग अलग सेमिनारों में जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करने वाले लोग अलग तरीके से मेरे साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन मैं वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन मौजूदा वक्त में जो देश की भावना है, वो सभी की भावना होना चाहिए, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो। 26 लोगों की जान गई है और उनका बदला जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक लोगों के दिल में आग बदले की धधकती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भावना को महसूस किया है, क्योंकि 26 निर्दोष मासूम लोगों की जिंदगी का सवाल है। किसी को कलमा पढ़ने नहीं आया तो उसके सिर में पीछे से गोली मार दी गई। बच्चे अपनी आंखों के सामने अपने पिता को तड़पते मरते देखते रहे। कोई मुसलमान नहीं था, इस वजह से उसको गोली मार दी गई। उसकी पत्नी, जिसकी 2-3 दिन पहले शादी हुई थी, वो बेवा हो गई। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जिनके बारे में जितना बताओ, आंखों में आंसू उतने ही भरते हुए चले जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन्हीं भावनाओं का सम्मान किया, और जो ललकारा है उसकी गूंज अब दूर तलक सुनी जाएगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या इसी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच 5वीं लड़ाई की नींव रख दी है। हिंदुस्तान की ओर से बार बार शांति का, बुद्ध का संदेश दे देकर क्या हम थक चुके हैं और अब पाकिस्तान को युद्ध की भाषा में जवाब देना होगा। कई बार की कोशिशों के बावजूद अगर पड़ोसी मुल्क नहीं सुधारता है, तो उसके सुधारने की प्रक्रिया आखिर कब तक जारी रहेगी? वो कब तक हमारे निर्दोष लोगों की जान लेता रहेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? लेकिन अब ये नया भारत है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए एक वक्त पर उसको संदेश दिया जा चुका है, लेकिन इस बार वो नहीं माना तो अपना अंजाम भुगतने के लिए रहे तैयार। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आसमान से लेकर पाताल तक आतंकवादी और उनके आका कहीं भी छिपे रहें, भारत चुन चुन कर उनको ढूंढेगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि कल्पना से परे इस बार हिंदुस्तान का इस तरह का बदला रहेगा। बिहार के मधुबनी में सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी अंग्रेजी में भी बोले। इंग्लिश में वहां पर बोलने का मकसद सीधा था कि दुनिया के हर एक देश को संदेश जाए कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है और उसमें दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि निर्दोष मासूम लोगों की जान जाने का सवाल है। पीएम ने दुनिया भर को कड़ा संदेश देकर हिंदुस्तान की आतंकवाद को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता किस शब्दों में जाहिर की है, अब जरा वो सुनिए। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों के मायने क्या हैं, एक्सपर्ट की जुबानी विस्तार से उसके बारे में आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले पूरा देश उस दर्द को महसूस करे जो आज हिंदुस्तान में प्रतिशोध की मांग करने वाला बन गया। छोटे बच्चे के सामने उसके पिता को गोलियों से भून दिया गया। पत्नियों के सामने उनके पति के ऊपर गोलियां चलाई गईं। महिलाएं रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन आतंकवादियों ने किसी की एक नहीं सुनी। एक एक करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसी, 26 लोगों की आतंकवादियों ने जान ले ली। यकीन मानिए, पीड़ितों की जुबानी जो कहानी आप सुनेंगे उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू बचेंगे। एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। हिंदू मुसलमान मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा। मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही। आतंकवादी का हमला हुआ, हम छुपे, आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया।
आतंकवादी तो किसी को चिल्लाने से मना कर रहा था या गोली से मार रहा था। उधर वो बोल रहे थे, वो कलाम कलाम बोल रहे थे। और जो मुसलमान तो वो लैंग्वेज समझते हैं, उसने बोला मुसलमान, 3 बार कलाम बोला और उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला। 10 मिनट में आए, गोली मार के चले गए। तो वैसे ही भागने लगे, छिपने लगे, पर उन लोगों ने इतना टाइम भी नहीं दिया कि हम कहीं छिप सके। वो हमारे सामने आके खड़े रह गए और उसने बोला कि हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ हो जाओ। और फिर उसने अपना वो कलाम 3 बार बोला और जो भी मुसलमान हो गए उनको पता था कि सामने क्या आंसर देना है, तो उसने अपना आंसर मुसलमान बोला और जो हिंदू भाई थे उन सबको गोली मार दी। अब हम एक चेन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक के पीछे, जैसे मेरे आगे मेरे हस्बैंड थे, उसके पीछे मैं थी और मेरे पीछे मेरे दोनों बच्चे, हम चारों ऐसे ही छिप के बैठे थे, इसीलिए उसको राइट चेस्ट पे गोली लगी है। हम ऐसे ही बैठे थे, उसने बोला हेड डाउन, तो हम किसी के सामने भी कुछ नहीं देखे, ना तो कोई आवाज़ कर रहे थे कि कहीं सबकी जान बच जाए, ये चले जाए, किसी को गोली ना मारे। पर उसने किसी पे दया नहीं दिखाई, उसने सब जो भाइयों थे ना, हिंदू भाई, सबको शूट कर दिया। वो एसन्ना ने देखा था तो उसी के सामने ऐसी गोली मारी थी कि बचने की कोई संभावना नहीं। सर पे गोली मारी थी, सीधा सर पे मारी थी। जैसे उसने हिंदू बोला है, अगला सेकंड तब हुआ है जब उसने गोली मार दी, तुरंत गोली मार दी। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। अभी तक हम लोग उस सदमे से उबर ही नहीं पा रहे, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। नरसंहार की ये गवाही किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। पत्थर दिल इंसान भी इन शब्दों को सुनकर पिघल जाए, लेकिन आतंकवादियों ने उन बेकसूरों की एक नहीं सुनी और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहे। 26 लोगों की जान ले ली। इसी वजह से पूरा भारत इस वक्त गुस्से में है। वो अमन, शांति और निंदा की भाषा अब नहीं सुनना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान का मुकम्मल इंतजाम कर दिया जाए, मजब्बत नहीं, पूरा इलाज हो। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि 56 इंच का चीरा चीर के दिखाते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे। हिंदुस्तान नहीं सहेगा, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान अभी प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब मौका है, पीओके लेने का मौका है, पाकिस्तान पर हमला करने का। पाकिस्तान एक कैंसर बन गया है और उसको चाहिए मोदी कीमो। मोदी की कीमो जब तक नहीं मिलेगी तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तों तक भूल जाए किसी को मारना। इसका नौजवान ये चाहता है कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया जाए। बार एक ऐसा अटैक किया जाए, जिससे एक बार अटैक हुआ था पाकिस्तान पे जिससे उनके 2 टुकड़े हुए थे। इस बार एक ऐसा अटैक किया जाए कि इसे इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि जिसको गिनने में भी सदियां लग जाएं। की जरूरत है, वहाँ कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, अपने अंदर में हाथ में लेने की जरूरत है। ये छोटे छोटे कैंसिल करने से हम खुश नहीं हैं। इन्हें जैसा अपना अस्त्र उठा के एक तरफ से वानर दल के साथ मिलके लंका में जाके विध्वंस किया था, अब विध्वंस की बारी आ चुकी है। पहलगाम में परसों हमला हुआ था, उसके बाद से ही पाकिस्तान समझ गया था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और उसको उसके किए की सजा भुगतनी ही होगी। यही कारण रहा कि भारत की ओर से जब उस पर प्रतिबंध लगाए गए कई मायनों में, फिर उसके रिवॉर्ड में पाकिस्तान की ओर से भी आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की गई और जवाबी कार्रवाई के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। आगे बढ़ें, पाकिस्तान की ओर से क्या कदम उठाए जाने उसके बारे में बताएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 5 बड़ी बातें आपको एक बार फिर से जाननी और सुननी चाहिए, जिसके जरिए उन्होंने कड़ा और बड़ा संदेश दिए जाने का काम किया गया है। यह भारत की आत्मा पर हमला है। नरेंद्र मोदी ने कहा है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकी आकाओं की कमर तोड़कर रखेंगे, धरती के आखिरी छोर तक उनका पीछा करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत का एक्शन क्या होगा।
आतंकवादियों के खिलाफ भारत कहां तक जाएगा? प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि वो धरती के किसी भी छोर पर हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो नरेंद्र मोदी के इन शब्दों के मायने क्या हैं? एक्सपर्ट की जुबानी हमने आपको समझाने की कोशिश की है और इसी वजह से तैयार किया है ये रिपोर्ट। वो तो केवल मैसेज था, वो तो सिग्नलिंग थी, वो तो शॉट अक्रॉस द बो थी। अब हमको डिटर करना है पाकिस्तान को। वी हैव टू डिटर पाकिस्तान। उसको ऐसा सबक सिखाना है कि अगली बार ऐसी होची हरकत करने के पहले 10 बार सोचे। इट विल हैव टू बी मच मोर देन उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, मच मोर देन सिंगल स्ट्राइक ऑफ पुलवामा के बाद का बालाकोट में। इट विल हैव टू बी विजिबल। सरकार बहुत दृढ़ संकल्प है और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने अपना सऊदी अरेबिया का दौरा छोटा किया, वापस आए और गृह मंत्री खुद पहलगांव पहुंचे और परिस्थितियों का जायज़ा लिया। मुझे लगता है कि वो ये बात प्रेस में या कहीं और पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प हैं और पूरा देश जो भी वो निर्णय लेंगे उसके साथ खड़े हुए हैं और वो ये पुलवामा से ज़्यादा डेटरेंट के लिए और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अवश्य किया जाएगा। 1150 विकल्प हैं, सैन्य कार्रवाई होनी ही पड़ेगी। मैं फिर दोहराता हूं, सैन्य कार्रवाई होनी ही पड़ेगी। आप लिमिटेड एक्शन ही कर सकते हैं क्योंकि आप फुल स्केल वॉर में तो नहीं जाएंगे और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी रॉ और आईबी एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं और निरंतर करती रहती हैं। जब जब हम कहीं पे देखते हैं कि कुछ हो रहा है तो हमें अपनी एजेंसीज पे पूरा विश्वास है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोवर्ट एक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी। आतंकवादियों और आतंकिस्तान पर एक्शन कब और कैसे होगा, ये भारत सरकार और हमारी सेना तय करेगी। इसके लिए डेडलाइन, टाइमलाइन सब कुछ विस्तार से तय किया जाएगा क्योंकि इस बार का हमला जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन आपको याद दिला दें, जब उरी में हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बयान दिया गया और उसके 5 दिनों के बाद हुआ सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर। पुलवामा में जब अटैक हुआ, प्रधानमंत्री ने बयान दिया और उसके 10 दिन के बाद किया गया था एयर स्ट्राइक। और आज मधुबनी में बिहार से बड़ा संदेश पाकिस्तान को देने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई है और उन कोशिशों को कामयाबी कितनी जल्द मिलेगी, ये हमारी सरकार तय करने वाली है। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। भाइयों और बहनों, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने जो गुनाह किया है, चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। उरी और पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था, न भूलेंगे न माफ करेंगे। उसके बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक इस देश ने देखा है।
इस बार उन्होंने कहा है कल्पना से भी परे अंजाम होगा और देश उस अंजाम का इंतजार कर रहा है। आगे बढ़े उसके पहले मेरे पीछे आप सन्नाटा देख रहे हैं। ये पहलगाम का मेन मार्केट है जो इस समय भी गुलजार रहा करता था। यहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते थे। स्थानीय लोगों के रोजगार में वृद्धि होती थी। यहां के युवाओं के हाथ में काम था। लेकिन आतंकवादियों के इस कायराना करतूत की वजह से दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। युवा जहां तहां भटक रहे हैं, वो खाली बैठे हुए हैं और सभी के ज़हन में, सभी के मन में इन आतंकवादियों को लेकर आक्रोश और गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, सरकार फुल मोड में इस वक्त दिखाई दे रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे आने वाले वक्त में भारत क्या कदम बढ़ाने जा रहा है ताकि दोबारा दुश्मन देश हिंदुस्तान की ओर आंख दिखाने की जरूरत नहीं करे। आपको बताते चलते हैं और ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आतंकियों और आतंकिस्तान के खिलाफ भारत फुल एक्शन मोड में है। भारत में कूटनीतिक स्ट्राइक के तौर पर सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। आपको बताते चले कि ये जो जानकारी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत ने क्या क्या एक्शन लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई कर रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीतिक स्ट्राइक के तौर पर सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया हिंदुस्तान ने, तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता रद्द करने की गीदड़ भभकी दी। भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद करने का ऐलान किया, तो आज पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को बंद करने की रस्म अदायगी की जिसका कोई मतलब ही नहीं था। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में नो एंट्री का ऐलान किया, जो है उनसे चले जाने के लिए कहा, वीजा रद्द कर दिया। तो इसके जवाब में अब पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने की बात कही है। भारत की ओर से वैध वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल तक लौट जाने को कहा गया है। तो अब पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी ही बातें दोहरा दी है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में स्टाफ की संख्या 30 पर लाख कर खड़ी कर दी है, तो पाकिस्तान ने भी बराबरी में ऐसा ही किया है। आतंकियों और आतंकिस्तान के खिलाफ भारत फुल एक्शन मोड में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब आगे बढ़ते हुए आपको 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आगे आने वाले वक्त में किस तरह से कदम अपने बढ़ाए जाने हैं और उसको लेकर आज पूरे दिन किस तरह से बैठकों का दौर चला। जब गृह मंत्री विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रपति के पास मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर वो कौन सा बड़ा ऐलान है जो आगे आने वाले वक्त में सरकार की ओर से किया जाएगा। अब उसको जल्दी से आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें पहलगाम हमले के बाद बनने वाले हालात और सरकार के एक्शन की पूरी जानकारी दी है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय में 20 देशों के राजनयिकों के साथ बड़ी बैठक बुलाई। अमेरिका, रूस, चीन, इन सब के राजनयिकों को बता दिया गया कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। शाम को बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सभी राजनीतिक दलों को भरोसा दिया और विपक्षी दलों से भी भरोसा लिया है, जिसके जरिए सरकार आगे बढ़ने वाली है। इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। पहलगाम के गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। जो कश्मीर अमन चैन की राह पर आगे बढ़ रहा था, उस कश्मीर में यह स्थिति करने के पीछे जो गुनहगार हैं उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। और इसी वजह से भारत की ओर से सीसीएस की कल बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें कड़े और बड़े फैसले लिए गए थे। भारत की ओर से वो तमाम इंतजामात कर दिए गए जिसके जरिए रोजी रोटी और पानी का संकट आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर मंडराने वाला है, उसका हलक सूख रहा है। भारत की ओर से क्या क्या कड़े कदम उठाए गए हैं और आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की क्या बुरी गत होने वाली है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में बेगुनाहों के खून बहाने वाले पाकिस्तान पर वो प्रतिघात हो गया जो बीते 77 बरस में भी नहीं हुआ था। इस्लामाबाद की कठपुतली शहबाज शरीफ सरकार और उसके असली मालिक जनरल आसिम मुनीर ने सोचा भी ना था।
उनके साथ वो सलूक हो गया। अभी तो कार्रवाई की पहली किस्त ही लागू हुई है। अभी तो भारत सरकार ने ट्रेलर ही दिखाया है। अभी तो उसके हिसाब की असली पिक्चर बाकी है। लेकिन अभी से पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा है। भारत ने पहलगाम के मुजरिम पाकिस्तान के साथ 65 साल पहले हुई सिंधु जल संधि स्थगित कर दी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद बीती रात ठीक इसी समय इसके ऐलान से समूचे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. दिल्ली की इस सख्ती से इस्लामाबाद की खिड़की बंद गई। बढ़ती गर्मी में पहले से मुसीबत झेल रही पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की हलक सूख गई। आतंकी हुक्मरान और उसके सिपहसालार अपने कर्जदाता चीन से मदद की गुहार लगाने लगे। फ्लो हमारे पानी का कम होता है, फिर तो आप जानते हैं कि क्या होगा। अगर इन दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो फिर खून ही बहेगा। फिर तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान इसका भर, क्योंकि जो ये तो सर्वाइवल की जंग हो जाएगी ना, तो फिर आप सोचिए कि हम क्या करें। और ये भी सच ये है कि पाकिस्तान के राजनयिक हों या राजनेता या फिर दहशतगर्दों के सरगना या वर्दी वाले आतंकी, सबकी जुबान एक होती है। यकीन न हो तो भारत में 26/11 समेत कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद का ये पुराना बयान ही सुन लीजिए। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। यकीन मानिए भारत ने सही मायने में पाकिस्तान की वो नस दबा दी है जिससे उसकी सांस फूलने लगी है। सवाल ये कि सिंधु जल संधि है क्या? जो टूटी तो पाकिस्तान का वजूद मिट सकता है। आपको ये बताएं, उससे पहले सिंधु नदी पर पाकिस्तान की निर्भरता का अंक गणित देखिए। पाकिस्तान के कुल पानी का 85% हिस्सा सिंधु और इसकी सहायक नदियों से आता है। इस बदहाल मुल्क के 34% लोगों की रोजी रोटी सिंधु नदी के पानी पर टिकी है। पाकिस्तान की 23% अर्थव्यवस्था सिंधु नदी पर ही निर्भर है। यानी पानी के बिना पाकिस्तान में त्राहिमाम मचना तय मानिए। और ऐसा होता है तो फिर वहाँ की आवाम सरकार के खिलाफ बगावत कर सकती है। पहले से ही गृह युद्ध झेल रहे पाकिस्तान का क्या होगा, इसकी कल्पना आप खुद से कर सकते हैं। पाकिस्तान एक वाटर डेफिशिएंट देश है, ये सबको मालूम है। खासतौर पे पंजाब का इलाका जो उनकी ग्रीनरी है, इस इलाके में अगर पानी ना मिले पाकिस्तान को तो उनके खाने के और उत्पादन के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में खलबली मची है। वो भी तब जब हमने संधि रद्द नहीं बल्कि सिर्फ स्थगित की है। वो भी तब जब तक कि पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आता। अब सिंधु जल संधि क्या है उसे भी समझिए। भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए थे। समझौते के मुताबिक भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। संधि की शर्तों में दोनों में से कोई भी देश एक तरफा इससे पीछे नहीं हट सकता। ऐसे में अब भारत की ओर से पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी के बहाव की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। बिना बांध की नदी का रुख नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसे में फिलहाल पाकिस्तान की तरफ बहती धारा नहीं रुक सकती। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर कौन जानता है, सिंधु की दिशा और पाकिस्तान की दशा भी बदल जाए। इमीडिएटली पाकिस्तान को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि जो पानी रिवर में जा रहा है जब तक उसको आप रोक करके उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर सकते, उस समय तक आप कुछ नहीं कर सकते। सिंधु नदी पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए कितनी जरूरी है, इसे एबीपी न्यूज रिपोर्टर नीरज राजपूत पहले ही दुनिया को बता चुके हैं। लेह लद्दाख में खड़े हुए हैं, जहां से ये दुनिया की सबसे प्राचीन नदियों में से एक सिंधु नदी और सबसे बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी लेह लद्दाख से बहती हुई इन पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान की अब पूरा जो बड़ी तादाद, बड़ी जो एक आबादी है इसी सिंधु नदी के किनारे बसती है, जो कि वहाँ की खेती के लिए और वहाँ की ज़रूरत के लिए लोगों के लिए इस सिंधु नदी का जल बहुत ज़रूरी है। पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान की हालत ठीक वैसे ही होगी जैसे कि गुजरात के रण ऑफ कच्छ के दलदल। पाकिस्तान का बॉर्डर सील हो चुका है, पानी बंद होने का ऐलान किया जा चुका है। बस अंतिम प्रहार इस आतंकिस्तान पर बाकी है। लेकिन उसके पहले
किस तरह से भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग तैयार कर दी है, आगे बढ़ते हुए अब उस पर नजर डालिए आप। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले से यहां मौजूद हैं, उन्हें 1 मई से पहले जाने को कह दिया गया है। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा योजना के तहत जारी रियायत भी खत्म कर दी गई है। इस वीजा पर भारत आए लोगों से 48 घंटे में लौट जाने को कहा गया है, जिसका असर सरहद पर दिखने भी लगा है। तो अफसोस हो रहा है कि हम तो 15 दिन रहने आए थे, लेकिन अब जल्दी आना पड़ रहा है रातों रात। 45 दिन स्टे करना था, तो जो मामला इनके हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम वापस जा रहे हैं। जो इन्होंने ऑर्डर करें तो उस ऑर्डर के ऊपर हम वापस अपने घर जा रहे हैं और बहुत इमरजेंसी जा रहे हैं। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों की सारी वीजा सेवाएं भी स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों के सारे मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं और तो और पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल वीजा भी सिर्फ 29 अप्रैल तक ही वैध रहेंगे। सरकार के इस फैसले का फौरी असर दिखना भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान से यूपी के बुलंदशहर आई 4 महिलाओं को वापस रवाना कर दिया गया है। खुशी खुशी आए थे, हम यहाँ पर आके एंजॉय करेंगे। नहीं पता था कि हम एक दिन में चले जाएं। बस हमें दिली तकलीफ हो रही है कि ना हम जाना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है कि हम खुशी खुशी आए थे और हम लोग इस तरह अरमान लगा के आए थे हम कि यहाँ रहेंगे। पाकिस्तान को अपनी करनी की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। ऐसे में शुरुआती कड़े और बड़े फैसले तो बस बानगी भर हैं। इसका हम पता देंगे। तो ये जो फॉरेन सेक्रेटरी ने जो 5 चीजें बताई है जो हुई है, ये सिर्फ पहला कदम है। भारत सरकार ने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग पर भी अंकुश लगा दिया है, ताकि कूटनीतिक कवच की आड़ में पाकिस्तान के राजनयिक आतंकी इरादों को अंजाम न दे सके। आतंकवादी हमले के बाद कल से लगातार मेरी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं कि यहां का माहौल क्या है। आज दिन में पहलगाम के जब मेन मार्केट में पहुंची, यहां पर लोग किस तरह से मायूस दिखे। आतंकवादी हमले के बाद उनकी दुकानें किस तरह से बंद पड़ी हुई हैं। पर्यटकों का इंतजार है और आतंकवादियों के खिलाफ बदला लेने की मांग भी। देखिए। पहलगांव के मेन मार्केट में अब मैं आ चुकी हूं। आपको बताते चले, हर रोज वैसे तो सुबह ये दुकानें खुल जाती हैं और उसके बाद देर रात तक खुली रहती हैं, क्योंकि पर्यटकों की यहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी। लेकिन बीते 3 दिनों से, जब से ये आतंकवादी हमला हुआ और 26 लोगों की जान गई, उसके बाद आप देखेंगे सड़क के दोनों ही तरफ जितनी भी दुकानें हैं, सारी की सारी दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानदार आपको ज़रूर दिखाए जाएंगे, लेकिन वो बस खड़े हुए हैं। पीछे भी आप देखेंगे सिर्फ लोग बैठे हुए हैं, यानी कि कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, या ये कह सकते हैं पूरी तरह से ठप हो चुका है। सैकड़ों दुकानें हैं यहाँ से लेकर पीछे तक। अगर दिखाए मनोज, पीछे तक बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन चारों तरफ दुकानें बंद हैं और यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी का पाकिस्तान को दिया गया बिहार से बड़ा संदेश, और उसके बाद इंतजार इस बात का है कि इस आतंकवादी वारदात का, इस हमले का बदला किस रूप में लिया जाएगा। और इसी के साथ ही साथ पहलगाम में जो 3 दिन पहले की चहल पहल थी, वो कब वापस लौटेगी, स्थानीय लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं। आतंकवादियों के हमले और टारगेट किलिंग को लेकर लोकल लोगों में बेहद गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। कई सालों से यहाँ पर होटल का व्यापार चला रहे एक व्यापारी से जब हमने जाकर बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। यहाँ तक कि वो भावुक होते हुए ये कह गए कि अगर आतंकवादी मिल जाए तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। सर, आप लोगों ने वो पीड़ा देखी है, झेली है। अब दुकानें भी मैं देख पा रही हूँ, जितनी दुकानें हैं यहाँ पर, ये मेन मार्केट है, सब बंद है। तो इस आतंकवादी हमले ने आप लोगों को भी बहुत, एक तरफ 26 लोग मारे गए और दूसरी तरफ पूरा का पूरा यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ। टूरिस्ट नहीं आएंगे तो ये काम कैसे चलेगा, ये बताओ। हम बोलेंगे रिजिक देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन उसने बहाना किया है ना रिजिक का, कैसे आएगा? तो आसमान से तो नहीं उतरेगा। हमको मेहनत करनी है, हमने होटल खोले, हमने दुकान खोले, यहाँ बेचारे मजदूर बाहर से भी आए, यहाँ हिंदू भी हमारे पास काम करता है, मुसलमान भी काम करता है। यहाँ कोई हिंदू नहीं या कोई मुसलमान नहीं, हम एक ही है, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और एक ही नाम से जाने जाएंगे हम, वी आर इंडियंस। फर्स्ट, पहले हम हिंदुस्तानी हैं,
फिर मजहब की बात वो दूसरी बात है। यहाँ पर तो टारगेट किलिंग हुई है ना, जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं उनका बयान आ रहा है। देखो जो वो नहीं मरे, ये हमारे भाई बहन मरे। हमने अपनी कसम 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे रोते हैं घर में, क्योंकि हमने ट्रेजेडी देखी है। हमारे घर में भी ऐसा, हमने 30 साल से जेलते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा यही सिला है लास्ट में। जो आतंकवादियों ने, ये कश्मीरी कौन ऐसा पागल होगा जो किसी टूरिस्ट को मारेगा? हम उसकी जान निकालेंगे, हमें दिखाओ। अगर वो मिलिटेंट है हमें उसका मकान दिखाओ। अपनी हम अल्लाह पाक की कसम कहते हैं, सारा पहलगाम का सारा कश्मीर उसके घर में जाएगा और उसको हम आग में जला देंगे। अगर यहाँ का मिलिटेंट है, यहाँ अनंतनाग का कहीं का भी है, हमें लोकेट करो, हम खुद जाएंगे वहाँ पर। फौज को जाने की जरूरत, पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, मैं पहला आदमी होगा जो उसके घर को जलाएगा और उस मिलिटेंट को सीधे सड़क पर जलाएगा जिसने ये काम किया है, जिसने कश्मीर के माथे पर दबा दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान हम पर नाराज है। हमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारा हम गिल्टी नहीं है, हमारी कोई इसमें चाल नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। जो स्थानीय पहलगाम के लोग हैं वो अपने टूरिस्ट के साथ खड़ा हुआ है और जो भी आतंकवादी हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पकड़े और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, पहलगाम, ABP न्यूज। पहलगाम के मेन मार्केट से होते हुए जब मैं अंदर गांवों के भीतर दाखिल हुई तो घोड़े, खच्चर और छोटे छोटे दुकानदार बेहद मायूस दिखाई दे। घोड़े खच्चर चलाने वाले लोग भी, जिनके हाथों में अब रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है, उनकी ओर से किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की गई। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि हमें आतंकी को हमारे हवाले कर दो, हम उसको काट कर उसको किए की सजा देंगे। पहलगाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। जब से ये आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से यहाँ से चूंकि टूरिस्ट वापस चले गए हैं, इस वजह से इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई हैं, खासतौर से जो घोड़े खच्चर लेकर हर रोज़ अपनी कमाई किया करते थे। कितना प्रभाव पड़ा है? इस पे प्रभाव बहुत पड़ा है। ये नहीं देखना है कि घोड़े वाले को काम कम हुआ, हम दुखी है क्योंकि हमारी बहन का सुहाग छिन गया है, माँ का सुहाग छीन गया है, बहन का सुहाग छीन गया, बेटी का सुहाग छीन गया। हम इससे ऊपर क्या कह रहे हैं? क्या हुआ हमारे साथ ये हम जानते हैं, ये वाकई कोई नहीं जानता है हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ कौन सा व्यवहार हुआ है, ये किसने किया, ये उग्रवादी है, किसने किया ये हमको पता नहीं है। हमारे साथ क्या हमारे बच्चे मार दिए, समझो ये हमारे बच्चे मरे हैं। ये रोजी रोटी आप छोड़ दो, ये हमारा परिवार मरा है, ये हमारा परिवार है। आप पहले तो हिंदुस्तानी है, पहले तो हम मुस्लिम हैं मगर हम हिंदुस्तानी है। ये हमारे साथ हुआ, ये उनके साथ नहीं हुआ। वो भी हमारा ही लड़की था, वो भी हमारे ही बहन था, किसी का बच्चा गया, किसी का शौहर गया, तो ये डैमेज हमें ही को हुआ। इससे अच्छा वो अगर हम ही को मारता था तो ये ठीक था, कोई दुख नहीं था। 50 साल से आप यहाँ पर? 50 साल से मैं काम करता हूँ टूरिस्ट के साथ। कभी ऐसा देखा है टारगेट के लिए? जिंदगी में नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है हमने, कभी नहीं देखा है। जब यहाँ मिलिटेंसी थी वाली में तब भी ये नहीं हुआ, ये हाल नहीं हुआ। तो अभी ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को क्या दिमाग से बाहर है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है क्या हुआ है कुछ। पहलगाम में रहने वाले ये आम कश्मीरी हैं जिनकी जुबानी इस हिस्से की उस मायूस कहानी को आप सुन रहे हैं, जो हर किसी को झकझोरने के लिए काफी है। पर्यटन उद्योग इस पूरे क्षेत्र की रीढ़ रहा है। जिस पहलगाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहां पर इस समय तक भी यानी कि आधी रात तक आपको बताते चले चहल पहल हुआ करती थी, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा पर्यटकों से गुलजार रहा करता था। दुकानों के चेहरे खिले रहते थे। यहां पर दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए वो तमाम चीजें मौजूद थी जो कश्मीरियों को लेकर आगे बढ़ती हैं और कश्मीरियत को अपनाने के लिए आपको मजबूर करती हैं खुशी के साथ। लेकिन उस पर वार और प्रहार किया गया है इन आतंकवादियों की ओर से। दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। आपको बताते चले, जिन लोगों की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में टिकट कराए गए थे जम्मू कश्मीर के लिए, उन लोगों की ओर से अब टिकट अपने रद्द कराए जा रहे हैं और जो लोग यहां पर पहुंच चुके थे अब वो भी जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहते हैं। ये तस्वीर उस कश्मीर की है जिसे अपनी खूबसूरती के चलते धरती के स्वर्ग का दर्जा हासिल है। जन्नत जैसी जगह आ गए ऐसा लग रहा है। लेकिन पहलगाम में दहशतगर्दों के खूनी खेल के बाद धरती की इस जन्नत पे मौजूद लोग खौफजदा हैं।
तो इतना डर लग रहा। बच्चे वो हमारी राह देख रहे हैं कि कब वापस घर लौटाओगे, जल्दी से आ जाओ, प्लेन से आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर वैसे ही हालात पैदा हो चुके हैं जो 2019 से पहले हुआ करते थे। जिस बेसरन में मंगलवार को पर्यटकों की भीड़ हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ सुरक्षा बलों की चहलकदमी है और पूरे पहलगाम की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। ये सड़क हमेशा पर्यटकों से भरी पड़ी रहती थी और यहाँ पे हर समय पर्यटक जो है बड़ी संख्या में मौजूद होते थे और इन दुकानों पे या तो खरीदारी करते होते थे या फिर खाने पीने का सामान जो है यहाँ से जुटाते थे। ये वो सड़क है जहाँ पे हर तरफ आपको हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें दिखती थी, लेकिन आज हालत ये है कि ये पूरा इलाका खाली है। सैलानियों की बेरहमी से हुई हत्या के बाद पहलगाम के होटल, बाजार और पर्यटन का पूरा बाजार आसमान से जमीन पर जा पहुंचा है और पर्यटन से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले कश्मीरी सख्ते में है। हमें पूरा सन्नाटा है, रास्ते पे कोई नहीं चल रहा है और क्या करेंगे। हाँ, घोड़े वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, ये टूरिज्म वाले हैं, सब तो इसी पर मुबहम करते थे। तो आप चाहते हैं कि पर्यटक यहाँ पे आए? हम चाहते हैं कि इनको दिलों से इनका खौफ हट जाए और वो कश्मीर आए, या हम उनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। दरअसल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर ही टिकी हुई है। जम्मू कश्मीर के राजस्व में 8,000 करोड़ से ज्यादा टूरिज्म से आता है। जम्मू कश्मीर की जीडीपी में 7% से ज्यादा हिस्सेदारी पर्यटन की है और 70,000 से ज्यादा लोगों को पर्यटन से ही रोजगार मिलता है। लेकिन बेसरन में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म जिस तरह लड़खड़ाया है वो जल्द संभलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि पर्यटकों के कत्लेआम के बाद दहशत का पैगाम पहलगाम से होते हुए श्रीनगर तक जा पहुंचा है। महीनों पहले हो चुकी होटलों और गेस्ट हाउस की बुकिंग मंगलवार के बाद तेजी से कैंसिल हो रही है। लेकिन टूरिज्म से जुड़े आम कश्मीरी पर्यटकों में ये भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात बहुत जल्द बेहतर होंगे। पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहते हैं, जाने चली गई, हम उनके साथ है, हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, खासकर कश्मीर में जो एक टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन पहलगाम के बेसरन से मचे कत्लेआम को देखने के बाद कश्मीर में मौजूद लोगों के बीच खौफ इस कदर बैठ चुका है कि वो कुदरत की खूबसूरती का मोह छोड़कर जल्द से जल्द घाटी से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। मेरा दूसरी बार कश्मीर है ये। पहली बार तो बहुत अच्छे से हो चुका था, पहली बार हमारा पहलगाम नहीं हुआ था, तो इसलिए हम स्पेशल पहलगाम देखने के लिए आए थे और आज हम जाने वाले थे पहलगाम और ये हो गया। रात भर मैसेज चलते रहे कि अब तुम लोग कैंसिल करो अपना प्रोग्राम, और हमारे घर के मदर इन लॉ, मेरे देवर तो ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ से कॉल करके बोल रहे हैं तुम लोग जहाँ भी हो वापस लौट। धरती की जन्नत कहे जाने वाले उस जम्मू कश्मीर के पहलगाम से लगातार जनहित का ये स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं, जहां से कुछ ही दूरी पर आतंकवादियों ने मौत का तांडव खेला है। आपको बताते चले, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर आतंकवादियों को और उनके आकाओं को अंजाम तक पहुंचाने की जो बात कही है, उसके बाद देश का मनोबल बढ़ा है। उम्मीद यही की जा रही है कि देश की जो भावना है सरकार उसका सम्मान करेगी। पाकिस्तान को न सिर्फ दो टूक जवाब दिया जाएगा, बल्कि जवाब ऐसा हो कि आतंकवादी और उनकी आने वाली नस्लें भी उस स्थिति को सोचकर कांपे और दोबारा उस तरह की जरूरत करने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाए। सरकार कैसे कड़ा और बड़ा कदम उठाएगी, इस पर लगातार बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए पहलगाम से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।